नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। दोस्तों, अभी तक की सबसे बड़ी खबर हम आपके सामने लेकर जुड़े हैं, लेकिन आज अभी की खबर नहीं, बीते 60 दिनों से किस तरह से हमास अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है और ये लड़ाई लड़ी जा रही है हक और बातिल के बीच। और हक और बातिल के बीच हम लगातार 66 दिनों से आपको पल पल की खबर सामने रख रहे हैं। नदीम भाई हमारे साथ मौजूद हैं। वो दिन रात देखे बिना सिर्फ और सिर्फ जंग की क्या अपडेट है आप तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। हम नदीम भाई से अच्छे खासे लंबे चौड़े सवाल करेंगे, लेकिन इन सवालों से पहले आपका एक डाटा के बारे में जान लेना ज़रूरी हो जाता है दोस्तों, कि अब तक जब दूसरे जो सत्र की अगर हम कहें, अगर दूसरे सेशन में जिस तरह से सीज़ फायर के जो तत्कालिक सीज़ फायर था उसके बाद जो जंग शुरू हुई, कहा जा रहा था, बताया जा रहा था कि इजराइल दुगनी ताकत के साथ लड़ रहा है और गाज़ा पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। लेकिन ताज़ा आते आंकड़ों से हम आपको बता दें कि 2000 से ज़्यादा सैनिक ढेर हो चुके हैं। 70 से ज़्यादा टैंकों को उड़ा दिया गया है दोस्तों, और 1000 से ज़्यादा ऐसे सैनिकों की हालत हो गई है कि अब वो कुछ करने कराने की हालत में बचे नहीं हैं। लेकिन जब पार्ट 2 की आती है, यानी सीज फायर के बाद जब पूरा का पूरा जंग का एक नया ही खौफनाक चेहरा और इजराइल का जो हारी हुई बुज़दिली में शेखी बघारने वाला चेहरा दिखाई देता है, तो इस पर लेबनान को लेकर बात करना ज़रूरी हो जाता है। हमने आपको बताया था कि किस तरीके से इजराइल अब अपनी जो जंग है वो फिलिस्तीन से खसकाकर लेबनान की तरफ ले जा रहा था। यानी साफ तौर पर यह बात थी कि हिजबुल्लाह ने ये जो जंग थी, जो फिलिस्तीन मजलूम फिलिस्तीनियों को जिस तरह से शहीद किया जा रहा था, वो जंग उन्होंने अपने सीने पे ले ली थी। वो फुट फ्रंट पर आकर पूरी तरह से इस जंग को लड़ रहे थे। अब नदीम भाई, हम 66 दिन पर आकर खड़े हैं। शायद एक भी दिन ऐसा नहीं है कि आपकी नज़र इसमें ना बनी हो। मेरा आपसे सवाल यह है कि जंग के 66 दिन का क्या अपडेट है, क्योंकि बात हमास से शुरू हुई थी, लेकिन अब बात हमास की नहीं होती है, अब बात यमन की हो रही है, हिजबुल्लाह की हो रही है, फिर हमास की हो रही है। क्या अपडेट्स हैं? खुशबू, अगर जंग के आज के 66वें दिन की अगर आप बात करें तो ख़ास तौर पर ये देखने को मिल रहा है कि खान यूनुस के अंदर जो हैं शदीद झड़पें लगातार जारी हैं। जहां अभी कुछ देर पहले कई वीडियो ऐसे सामने लाए जिसमें सीधे सीधे जो मुजाहिदीन हैं हमास के, वो मार्कवा टैंक को उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब सिर्फ मार्कवा टैंक को उड़ाने का ये सिलसिला जारी नहीं है। जो आंकड़ा आपने बताया कि तकरीबन सीज फायर के बाद से यकीनन 1000 सैनिक मारे गए हैं, पर यहां इजराइल डिफेंस फोर्स कहता है कि सीज फायर खत्म होने के बाद हमारे 100 सैनिक मारे गए हैं। जो आंकड़ा हमने पहले भी आपके सामने बताया था, खासतौर पर जनता के सामने रखा था, इससे लास्ट रिपोर्ट में हम लोगों ने ये बताया था कि मैंने 3000 से ज्यादा इजरायली सैनिक जो हैं वो अपाहिज हो चुके हैं, विकलांग हो चुके हैं, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, कोई अपनी आंखें खो चुका है। अब धीरे धीरे वो चीजें सामने आने लगी और कुछ दिनों बाद जो है इस चीज का खुलासा इजराइल डिफेंस फोर्स नहीं कर रहा। मेरी नजर सबसे ज्यादा इजराइल डिफेंस फोर्स से ज्यादा बनी हुई है, क्योंकि इजराइल डिफेंस फोर्स तो ये कहता है कि जंग के दौरान हमने 100, 150 या 250 हमास के लड़ाकों को गिरफ्तार कर लिया, नंगा करके वो जो है खासतौर पर गाजा की सड़कों पर उनकी फोटो खिंचवा रहा है, वीडियो वायरल करवा रहा है और ये बताता है कि हमास के लड़ाके हैं। अब आपने हमास के लड़ाके तो बता दिए, उनके पास से कोई ना हथियार मिले, उनके पास अगर देख रहे हैं तो जो मुजाहिदीन हैं जो जंग लड़ रहे हैं पूरी आर्मी की अपनी ड्रेस में हैं, वो जंग भी लड़ रहे हैं तो हवाई चप्पलें पहन करके लड़ रहे हैं, जो कि वीडियो सामने आया। और ये सिलसिला लगातार जारी है इजराइल डिफेंस फोर्स का कि वो तमाम झूठ पे झूठ परोसा जा रहा है। उधर
हमास के लड़ाके जो हैं वो डाटा सामने ला देते हैं, जो वो जमीनी जंग में खासतौर पर इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। और यह साफ हो चुका है कि 2000 से ज्यादा सैनिक जो हैं वो ढेर कर दिए गए हैं, क्योंकि इजरायली हॉस्पिटल्स में जो है, खासतौर पर मिलिट्री हॉस्पिटल्स जो हैं, उसमें इजरायली सैनिकों का तांता जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और अब जगह हॉस्पिटल्स में कम पड़ गई है इलाज के लिए, क्योंकि मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, हिब्रू न्यूज चैनल है, उसके थ्रू उसने बताया न्यूज़पेपर आर्टिकल के जरिए कि देखिए कि हर 24 घंटे के अंदर 60 से ज्यादा इजरायली सैनिक जो हैं वो घायल आ रहे हैं हॉस्पिटल में। और कुछ जिनकी छोटी मोटी इंजरीज होती है, हॉस्पिटल में जगह नहीं है, अब छोटी मोटी इंजरीज होती है, उन्हें ठीक पट्टी वट्टी करके जो है अलग जगह भेज दिया जाता है कि आप वहीं से आपका इलाज चलेगा। और कुछ सैनिकों की रिपोर्ट ये भी आई कि गाजा के अंदर जो इजरायली सैनिक जंग लड़ रहे हैं, 1000 से ज्यादा इजरायली सैनिक हैं जो अपनी आंखें गंवा चुके हैं, और 1000 वो सैनिक हैं जो गंभीर बीमारियों से जूझ रही हैं, जिनकी आंतें सड़ रही हैं, क्योंकि ये डाटा जो है वो खासतौर पर सामने आ रहा है। और रही बात ये इजराइल के नुकसान का है, 66वें दिन भी अगर आप देखें जो खान यूनुस पर लगातार बमबारी की जा रही थी, हालांकि बमबारी जो है अभी भी जारी है गाजा के अंदर, ये गाजा पट्टी के अंदर अब नहीं हो रही, क्योंकि गाजा पट्टी ऑलरेडी तबाह बर्बाद कर दिया है, कब्जा नहीं हुआ है, सिर्फ हवाई हमलों में उसने नुकसान पहुंचाया है। और यही सिलसिला जो है खान यूनुस के अंदर जारी रहा। पहले नॉर्थ गाजा की तरफ हमले हो रहे थे, अब साउथ गाजा की तरफ, जिसमें खान यूनुस आता है। और खान यूनुस को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वहीं पर जो है कई हमास के नेताओं का ठिकाना है और याह्या सिनवार का घर है। अभी इजराइल डिफेंस फोर्स ने यह भी दावा किया कि भैया, और हमारी गोदी मीडिया भी बताने लगी कि भाई जितने मतलब हमास के याह्या सिनवार हैं, उनके घर को जो है हमास के ठिकानों को उड़ा दिया है। और डाटा आपको पता है सच क्या है कि 2010 में ही इजराइल ने हमला करके याह्या सिनवार के घर को खत्म कर दिया। और वो याह्या सिनवार उस समय पर जहां उनका घर को तोड़ दिया गया, उनके घर पर बमबारी कर दी गई, वहां सोफा बेड लगा करके आराम से चाय के सुट्टे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, चुस्कियां ले रहे हैं वो। ये जो डाटा है ये लोगों के सामने नहीं आ पा रहा है और इसको पूरी तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही है। नदीम, इन सब के बीच में यमन की बहादुरी पर अगर बात नहीं होगी तो बात अधूरी रह जाएगी। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि यमन के जो कदम है, जिस तरह से लाल सागर को उन्होंने अपने अंडर लेके इजराइल को पूरी तरीके से नेस्ते नाबूद कर दिया है फाइनेंशियल तौर पर, इसे कैसे देखा और समझा जा सकता है? खुशबू, अगर बात की जाए यमन के हमले की, यमन ने साफ तौर पर कहा था कि अगर अमेरिका इस जंग में सीधे तौर पर इन्वॉल्व होता है तो हम जो है अमेरिका को भी निशाना बनाने से बाज नहीं आएंगे। पहले यमन धमकी देता है, पहले चेताता है, धमकी नहीं देता। चेताने के बाद यमन मिसाइलें दागता है, और जब शहरों के ऊपर मिसाइलें दाग रहा था तब लोग ही ये बताते हुए नजर आए, खुद हमारे देश के बहादुर मुसलमान भी हैं, वो भी ये बताते हुए दिखाई दिए कि देखिए कुछ तो हो नहीं रहा, यमन के हमले से एक मक्खी तो मर नहीं रही। तमाम मैसेजेस मुझे भी आते रहे कि यमन के हमलों से नदीम भाई आप बताएं फायदा क्या हो रहा है, कुछ तो हो नहीं रहा है, तो यमन क्यों जबरदस्ती का उछल रहा है। तो यमन ने एक तोड़ निकाला कि भाई हमारी मिसाइलें इतनी रेंज की हैं कि अगर हम छोड़ेंगे तो वो इजरायली शहर पर जाकर के सीधा गिरेगी, पर इजरायली शहर के ऊपर हम बाद में जाएंगे, पर जहां हम सबसे ज्यादा चोट पहुंचा सकते हैं, जहां से पूरा कारोबार चल रहा है, लाल सागर एक ऐसा रास्ता है जो इजरायली पोर्ट के लिए जाने के लिए मानो कि अगर 10 दिन का समय लग रहा है लाल सागर से जाने का, और लाल सागर में अगर यमन ने अपने पूरी तरीके से नाव लगा दी है, लड़ाके बैठा दिए हैं, चप्पे चप्पे पर नजर है, तो लाल सागर से अब तक 15 नवंबर को जो खासतौर पर धमकी दी गई थी अंसारुल्लाह ग्रुप द्वारा, यमनी सेना द्वारा, कि हमारी पैनी नजर जो है इजरायली जहाजों के ऊपर बनी हुई है, 15 नवंबर से अब तक तकरीबन 14,000 जो इजरायली जहाज हैं उन्हें खदेड़ दिया है, जिसमें काफी भारी मात्रा में सामान जो है वो इजराइल पहुंचना था वो वहां पहुंचा नहीं। तो तकरीबन 3
बिलियन डॉलर, 3 बिलियन डॉलर यानी कि 3 अरब डॉलर का नुकसान जो है वो खासतौर पर यमन ने इजराइल को पहुंचाया है, जो कि कमर तोड़ दी है। क्योंकि आप जंग लड़ लेंगे पर जब आपके पास पैसा नहीं होगा, वो पैसा कैसे बनेगा? आपको तमाम कारोबार के जरिए अपनी तमाम सामानों को आने जाने का रास्ता देना पड़ेगा, और जब तक आपका सामान पहुंचेगा तो यमन ने तोड़ निकाल करके सीधा लाल सागर पे ही अपना कब्जा जमा लिया। और पहले सिर्फ इजरायली जहाज को निशाना बना रहे थे, और अब तो परसों स्टेटमेंट उन्होंने दी कि भाई अब कोई भी जहाज अगर इजराइल की तरफ जाएगा, जो सामान लेकर के इजराइल जा रहा होगा, हम उसे निशाना बनाएंगे। परसों उसने कहा, कल फ्रांस के 2 जहाजों के ऊपर ड्रोन हमला कर दिया, जहां फ्रांस ने कहा कि भाई हम पर ड्रोन हमला हुआ था और हमने उसे हवा में मार गिराया। अब फ्रांस ने यह कदम उठाया, उधर अमेरिका उछलने लगा कि भाई हम वीटो पावर का इस्तेमाल करेंगे, यमन जो है वो जुल्म ज्यादती कर रहा है। तो यमन ने भी साफ तौर पर कह दिया, आपको जिस चीज का इस्तेमाल करना है करिए, हम पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपको हमारा यह कदम गलत लग रहा है तो इजराइल गाजा के अंदर हमारे भाइयों के साथ क्या कर रहा है, जो कि एक करारा तमाचा जो है वो डाल दिया गया। और फिर ये धमकी के बाद यमन की बहादुरी देखिए, उसने दोबारा मिसाइल ड्रोन जो है वो यूएस नेवी के ऊपर डाली, और फिर यूएस नेवी ने उसे मार गिराया। क्योंकि यमन अब तक कह रहा था कि भाई हम हमले कर रहे हैं, हम हमले के फुटेज जो है दुनिया के सामने रख रहे हैं, पर आप हर बार कहते हैं कि हवा में हमने मार गिराया। और इस बार जो है यूएस नेवी ने बकायदा वीडियो भी बनाया और सर्कुलेट किया कि अब हम जो है यमन से जंग में पीछे नहीं रहने वाले, और ये पूरी की पूरी जंग को मानिए कि इजराइल अमेरिका को कह रहा है कि मैं अकेले ही हमास को भी खत्म कर दूंगा, मैं अकेले ही हिजबुल्ला से भी भिड़ जाऊंगा, मैं अकेले ही यमन को भी खत्म कर दूंगा अगर यमन को आप लोगों ने नहीं समझाया। और इजराइल के पास अब इतनी ताकत बची नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटम दे दिया गया अमेरिका के द्वारा भी कि भाई देखो, आपके पास दिसंबर तक का वक्त है, आपको जो करना है आप करिए, क्योंकि 2024 में हम भी आपसे पल्ला झाड़ लेंगे। क्योंकि 2024 में होने हैं यूएस में इलेक्शन, जिसमें जो बाइडेन अपने को देखेंगे या इजराइल को देखेंगे, जो कि साफ तौर पर यह संकेत है कि यह जंग का दायरा जो है वो बढ़ चुका है। और मैंने पहले ही कहा था कि कई मोर्चे खुलेंगे, जहां यमन ने लाल सागर में वो कारनामे करके दिखा दिए हैं जो सिर्फ चेतावनी, धमकी और निंदा ही पेश करते हुए दिखाई दे रहे थे। नदीम भाई, अगले सवाल से पहले मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगी कि अमेरिका के हथियारों का जो कारोबार है, उस कारोबार में उनका सिर्फ और सिर्फ धंधा मासूमों के खून पे चलता है। बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आपको याद होगा कि अमेरिका ने वियतनाम की जो जंग थी वो हारी है, इराक में भी अमेरिका ने मुंह की खाई है, और अफगानिस्तान में भी मुंह की खाने के बाद वो वापस अमेरिका लौट गए। और अब उसकी नज़र फिलिस्तीन पर है, इजराइल के ज़रिए यमन पर, सऊदी अरब पर, तमाम जगह पर अगर हम देखते हैं तो अपना तेल का कारोबार पर अपनी पकड़ बनाने के लिए किस तरह से मुसलमानों के साथ ये अपनी दोगलागिरी कर रहे हैं और मासूमों के खून पर अपना धंधा चला रहे हैं। ये तो बैकग्राउंड की बात हुई। नदीम भाई, अब बात करते हैं इराक और सीरिया का जो पूरा का पूरा मिलिट्री बेस है, वहाँ पर अमेरिकी बेस पर 105 हमले हुए हैं। 105 हमले अपने आप में अमेरिका की हार को बताते हैं। क्या और कैसे इन हमलों को देखा और समझा जा सकता है? खुशबू, सबसे पहले आपने देखा होगा जब जंग की शुरुआत हुई थी तो हमारी गोदी मीडिया एक कसम खा रही थी। वो कसम ये थी कि बाइडेन की कसम हमास होगा ख़त्म, बाइडेन की कसम हिजबुल्ला होगा ख़त्म। और बाइडेन को भी नहीं पता था कि ये साले हमारी कसम पर कसम खाए जा रहे हैं, और मेरे साथ कब क्या घटना हो जाए इसका मुझे भी अंदाज़ा नहीं। ताव ताव में जा करके जो हमास ने अटैक किया, ताव ताव में जा करके जो बाइडेन जो हैं गलबैयाँ कर लिए बेंजामिन नेतन्याहू के साथ, और वही दिन जो है उसी दिन से उल्टी गिनतियां शुरू हो गई, जहां अमेरिका खुल करके आया कि इस नरसंहार में मैं खासतौर पर साथ हूं इजराइल के। जहां यमन ने फिर हमले शुरू किए, हिजबुल्ला ने उसके अगले दिन से ही छुटमुट हमले जो हैं वो करना शुरू कर दिए। अब जिसके थ्रू इजराइल के पास हथियार जा रहे हैं वो खुला सांड था कि भैया
मैं चाहे जो कर लूं, मैं इसे हथियार दूंगा, वो सबको मार देगा, फिर मैं अकेला बॉस बचूंगा मिडिल ईस्ट में, जो पूरे के पूरे तेल सप्लाई को बेचूंगा और दुनिया में मेरा दबदबा होगा, तेल भी मेरा, हथियार भी मेरा। अब इस फिलोसफी को खासतौर पर तोड़ने का काम किया गया, जहां यमन ने हमले शुरू किए, हिजबुल्लाह ने हमले शुरू किए, ये तस्वीरें सबको दिखी, पर धीरे धीरे इस्लामिक रेजिस्टेंस जो सीरिया इराक में मौजूद है, उसने अपना इस तरीके से प्रहार अमेरिकी मिलिट्री बेस पर किए जिसका अंदाजा अमेरिका को भी नहीं था। जहां बीते 1.5 महीने के अंदर की बात की जाए, जहां 3 साल 4 साल से कोई हमला नहीं हुआ था, वहां 1.5 महीने में जंग के दौरान जो है 105 हमले हो जाते हैं। जहां परसों ही मैंने लोगों के सामने रिपोर्ट रखी कि एक साथ एक ही जगह पर, खासतौर पर अगर बात करें सीरिया इराक की, तो 12 बड़े हमले कर दिए एक साथ। और यह एक खास तौर पर खुली चेतावनी भी थी, और कताइब हिजबुल्लाह का फिर बाद में बयान आया, इराक में अल नुजाबा का भी बयान आया, जिसने साफ तौर पर कहा, जो बात आपने कही ना कि ये जंग हारे इराक से, ये अमेरिका सीधे तौर पर हारा अफगानिस्तान में तालिबान से, पर आप 2 जगह के नाम लेना भूल गई। एक था रशिया यूक्रेन, यूक्रेन के साथ में अमेरिका था, वहां रशिया ने भी इसको हराया। और चीन ताइवान के मामले में ताइवान के साथ उछलने की कोशिश की, चीन ने भी अमेरिका को उसकी औकात दिखा दी। और जब ये सारी जंगों के नतीजे एक निकल रहे हैं, अमेरिका की हार सामने आ रही है, तो इन तमाम इस्लामिक रेजिस्टेंस ने अब शपथ ले ली है, वो वाली शपथ नहीं जो बाइडेन की कसम खा करके सब कुछ खत्म हो रहा था। अब इस्लामिक रेजिस्टेंस ने ये शपथ ले ली है कि भाई जब तक अब इराक और सीरिया से एक एक इजरायली सैनिकों के, ये जंग रुक भी जाएगी, ठीक है, एक एक अमेरिकी सैनिक को जब तक हम इराक सीरिया की सरजमीन से खदेड़ नहीं देंगे, तब तक अब हम पीछे नहीं हम हटने वाले हैं। और यमन तो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि भाई आप गाजा के ऊपर हमले रोक दो, हम सारी चीजें खत्म कर देंगे। पर यहां तो इस्लामिक रेजिस्टेंस एक कदम आगे निकल गया, उसने साफ तौर पर बोला कि जैसे अफगानिस्तान में हमने खदेड़ा है, वैसे ही यहां पर जब तक नहीं खदेड़ेंगे हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। और इस जंग को खुद अपने गले की फांस जो है अमेरिका ने बनाया है, जहां साफ तौर पर बोला गया था कि आप जंग में नहीं आएंगे, हमास और इजराइल जो है अपने आप सुलट लेंगे, क्योंकि इजराइल भी यह जानता है कि वो अपने दम पर यह जंग नहीं लड़ सकता था। और हमास ने 66वें दिन को जंग को खींच करके यह बता दिया कि इजराइल असल में कमजोर हो चुका है। जो वो दुनिया हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और होते हैं, उसमें एक करारा झटका जो है इजराइल को लगा है खास तौर पर। नदीम भाई, अब हम एक अहम सवाल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि क्या लेबनान अब नया गाज़ा बनने वाला है। इसी के साथ एक और सवाल जो एक दूसरे को पूरा करते हैं, वो ये है कि लेबनान पर जिस तरीके से हिजबुल्लाह को टारगेट करने के लिए, टेल डाउन करने के लिए इज़राइल आम शहरियों को निशाना बना रहा है, तो क्या मिट जाएगा हिजबुल्लाह, या मिट गया हिजबुल्लाह, या फिर ये कि गाज़ा बन गया है नया लेबनान? खुशबू, अगर बात की जाए तो ये सब बातें वही मुसलमान देश में रह करके फैला रहे हैं जो शुरुआत में जंग के दौरान गाजा पर कब्जा करा रहे थे। और ये साफ तौर पर, जैसे कि कल रिपोर्ट एक सामने आई कि मिट गया हिजबुल्लाह, लेबनान पर एयर स्ट्राइक शुरू। अगर हिजबुल्लाह तो मिट गया, उनके हिसाब से हिजबुल्लाह खत्म हो चुका है, अब कुछ हिजबुल्लाह के पास बचा ही नहीं है। पता नहीं फिर भी आज कैसे हमले कर दिए उसने, जब हिजबुल्लाह मिट चुका है, जिसमें 50 सैनिक और 7 टैंक जी जी, क्योंकि ये खुद यहाँ जो है सैयद हसन नसरुल्लाह जो हिजबुल्लाह के चीफ हैं, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो लोग ये बता रहे हैं ना, ये उनको सोचने की जरूरत है। जो यहाँ उन्होंने साफ तौर पर बताया कि आज भी हमने 3 बजे के आसपास जो इजरायली मिलिट्री के बैरक्स थे उनको उड़ाने का काम किया है, जो कि पेरिनेट बैरक्स थे, उस जगह पर बड़े हमले किए हैं 3 बजे के आसपास। लेबनान शिबा फार्म के पास में बड़े बड़े बैरक्स बने हुए हैं जहां पर तकरीबन 50 से 60 उनके सैनिक मौजूद थे। 2-3 मिसाइलें ताबड़तोड़ बरसाई हैं उस जगह पर। यह हमलों में फर्क है हिजबुल्लाह और इजराइल के। अब
हिजबुल्लाह किसे निशाना बना रहा है? इजरायली सैनिकों को। और इजराइल किसको निशाना बना रहा है? लेबनान के आम शहरियों को। फिर उन्होंने इसकी जानकारी दी कि हमने बुरकान मिसाइल, जो कि बुरकान मिसाइल जो है 500 किलो की बुरकान मिसाइलें दागी हैं और 3 बजे के आसपास हमने दागी, वो भी अल राहिब साइट्स पर, जहां पर सीधे सीधे कैजुअलिटी का जिक्र उन्होंने किया और बताया कि बुरकान मिसाइल से जो हमले किए ये कैजुअलिटी कर गए हैं इजरायली सैनिकों की, जिसकी संख्या आप बाद में देखेंगे कि लोगों के सामने आएगी। यहां हिजबुल्लाह हमले करता है, जो मिसाइलें दाग रहा है, सटीक टारगेट की जानकारी तुरंत अपडेट अपने टेलीग्राम चैनल पर कर देता है कि हमने ये हमला किया है। ये बड़ी उपलब्धि अगर ये बताए कि अब इनके जो मुजाहिदीन मारे जा रहे हैं वो आसमानी हमले से मारे जा रहे हैं। और फिर उन्होंने बताया कि हमने 3:30 बजे फिर हमला किया, वो भी हदाब अल बुस्तान जगह जो है उस जगह पर मुठभेड़ हुई है इजरायली सैनिकों की और हिजबुल्लाह के लड़ाकों की। ये बड़ा हमला किया। फिर उन्होंने बताया कि हमने 3:35 पर अल बगदादी जो जगह है उस जगह पर एनिमी सोल्जर्स व्हीकल्स के साथ पैदल मार्च कर रहे थे, हमारे लड़ाकों ने टारगेट करके उन्हें उड़ाया है। अब आप मुझे ये खुद देख करके समझ करके बताइए, जो कल तक ये बता रहे हैं हिजबुल्लाह मिट गया है, तो वो आज 500 किलो की मिसाइलें कैसे दाग रहा है? और हमने पहले ही ये कह दिया था कि इस पूरी की पूरी जंग को हिजबुल्लाह जो है अपनी छाती पर लेने वाला है और ये उसने करके खास तौर पर दिखा दिया, जो कि इजराइल को ना तो अब उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। क्योंकि अब इस जंग में, क्योंकि हमने शुरू में देखा था ना कि गाजा की घेराबंदी की, असल में इजराइल की घेराबंदी शुरू हो चुकी थी जिसका अंदाजा इजराइल को नहीं था और इसी घेराबंदी से बचने के लिए वो बम पे बम मारे जा रहा था ताकि लोग दहशत में आए, लोग डरें और उससे भागें। पर वहां लोग डरे नहीं, उसी घर में वापस आ रहे हैं, वहीं बैठ करके अपना बिस्तरा कर रहे हैं। बच्चों का तो हाल ये है कि बड़े से बड़े बम गाजा के अंदर गिराए उन्होंने, और वो बच्चे जहां जमीन के अंदर बम धसा है, अगर ढलान बनी है तो कट्टा बिछा करके उसे झूला बना लिए, क्योंकि वहां तो कोई सुविधा नहीं है ना। ये वो दर्द भी है जो लोगों के सामने है खास तौर पर। नदीम भाई, तो साफ तौर पर दिख रहा है कि इजराइल मोरली तौर पर कमज़ोर हुआ है, हथियारों के तौर पर कमज़ोर हुआ है, और इसी के साथ साथ पूरी दुनिया में जिस तरीके से बॉयकॉट हो रहा है, चाहे स्टारबक्स का हो, मोरक्को में बंद कर दिया गया और उसके बाद इजराइल के तमाम प्रोडक्ट्स को बायकॉट पूरी तरीके से किया जा रहा है, तो और साथ ही साथ यमन भी जिस तरीके से रेड सी में उसके कारोबार को नेस्तनाबूद करने पर तुला है, तो इजराइल को चारों तरफ से मार पड़ रही है। और जैसा कि आपने वीडियो के शुरू में बताया कि कैसे जो अमेरिका में इलेक्शन होने हैं उसके लिए भी अब अमेरिका इससे माई बाप बनकर हाथ झाड़ने वाला है। तो मेरा सवाल आपसे आखिरी में यही है नदीम भाई, तो क्या हम ये समझें कि दिसंबर के आखिर तक आज़ाद होने वाला है फ़िलिस्तीन? देखिए, दिसंबर तक फिर वही परसेप्शन हो जाएगी ना कि नदीम भाई ने कहा था और मैं फिर ज्योतिष बन जाऊं। मैं ये नहीं कहता कि दिसंबर तक जंग जो है फिलिस्तीन आज़ाद हो जाएगा, पर ये जंग दिसंबर के एंड तक या 2024 के लिए इजराइल के लिए शर्मनाक हार होगी। और मैं अपनी रिपोर्ट में पहले भी कह चुका हूं, अभी भी कह रहा हूं कि राजनीतिक जनाजा अगर इस जंग के बाद किसी का निकलने वाला है तो वो है बेंजामिन नेतन्याहू और जो बाइडेन, जिनका राजनीतिक जनाजा निकलेगा और दुनिया देखेगी कि कैसे उन्होंने 17,000 से ज़्यादा मजलूम फिलिस्तीनियों को शहीद किया, जिसमें 9,000 से ज़्यादा बच्चों को शहीद किया, 4,000 से ज़्यादा महिलाएं उसमें शामिल हैं। ये बद्दुआएं लोग देखेंगे ना, वो खासतौर पर अब देखेंगे भी लोग, समझेंगे भी लोग कि किस तरीके से इन्होंने गाजा के अंदर जुल्म ढाया है। और दिसंबर के बाद इन दोनों लोगों का राजनीतिक जनाजा निकलना तय है।